नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया हुआ था कि अब से हम लोग यूपी बोर्ड की जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं और मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला की शुरुआत आज से होने जा रही है। और हमने पिछले जो रोड मैप में आपको बताया था उसके हिसाब से हमारा जो पहला चैप्टर हमने वहाँ किया था वो मैट्रिक्स था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे और इसमें जो जो टॉपिक आते हैं हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए और नोट करते रहिएगा पॉइंट्स को, जो भी चीजें बताई जाएंगी। कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है तो उसको आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं, जिससे उस चीज को हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला हमने लिखा हुआ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है किसी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से लिखने और रखने का एक तरीका ही होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे आव्यूह बोला जाता है। आव्यूह, आव्यूह। और इसका अगर हिंदी मतलब समझा जाए तो आव्यूह का मतलब ही होता है एक तरह से किसी भी चीजों को अरेंज करके रखना। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन अ ऑर्डर वे, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अरेंजमेंट इन ऑर्डर, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में चीजों को रखना, ये आपका कहलाता है आव्यूह, जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हो। तो अब चीजों को अरेंज करके रखना ये उसका एक तरीका हो सकता है कि किसी आप एक बॉक्स के अंदर किसी चीज को एक सामूहिक एक तरह से संकलित करके रख सकते हैं। तो इसका यह प्रकार ही आपको आव्यूह कहलाता है। अब मैथमेटिक्स में आव्यूह का जो अर्थ है थोड़ा इसका दायरा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले आव्यूह का ये फिजिकल मतलब समझ लीजिए कि आव्यूह का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित क्रम में रखना, अरेंज करना, और एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जो सीक्वेंस आपने फॉलो किया है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 वेरिएबल का इक्वेशन 2 चर में दिया हुआ है, सपोज 2x + 3y = 5 है और 3x + y = 9 है, इस तरह का अगर सिस्टम है। अब इसको मैट्रिक्स वे में या अरेंज फॉर्म में रखना है तो इसी को अगर हम देखिए x के कोफिशिएंट को अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट को यहाँ लिखिएगा 3, और y के कोफिशिएंट को अगर यहाँ पर लिख रहे हैं 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1। तो ये एक अरेंज्ड फॉर्म है। आप सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये जो चीजें लिखी हुई है x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है ये y का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से ऑर्डर्ड वे में या क्रमित रूप में रखने की प्रक्रिया ही आव्यूह कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं आव्यूह का प्रकार क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आगे चलें हम लोग तो यहाँ देखिए आव्यूह का अब हम लोग परिचय देखेंगे कि आव्यूह क्या होता है और उसके बाद आव्यूह का क्रम क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग है आव्यूह और उसका क्रम। तो ये है आव्यूह। आव्यूह का आप लोग को हमने परिचय दे दिया। अब इसके बाद उसका क्रम है। क्रम का मतलब ये होता है कि आव्यूह जो है उसको कितने रो हैं, कितने कॉलम है। तो अब इस चीजों को पहले हम अच्छी तरह से बताते हैं आपको कि आव्यूह को लिखा कैसे जाता है, उसको दर्शाया कैसे जाता है। तो देखिए, एक चीज को समझिएगा कि जैसे कोई भी आव्यूह हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ पर हमने लिखा है A B C और यहाँ पर है P Q R और यहाँ पर लिख दिया X Y Z। अब इसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है और इसी बॉक्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई है यही आव्यूह है। अब इस आव्यूह में आप देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये है इसको बोलेंगे पहली पंक्ति है, ये है आपकी दूसरी पंक्ति और ये है तीसरी पंक्ति। तो ये जो पंक्तियां लिखी हुई है इसको हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको पहला रो है तो इसको आप बोलेंगे R1, ये दूसरा रो है तो इसको आप लोग बोलेंगे R2 और ये तीसरा रो है तो इसको बोलेंगे R3। और रो यानी कि इसको आप लोग पंक्ति बोलते हो, तो ये पहली पंक्ति है, इसके बाद ये दूसरी पंक्ति है और ये आपकी तीसरी पंक्ति। इसी तरीके से अगर आपको स्तंभ बताना है इसी आव्यूह में, आप देखिए ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है
और ये तीसरा स्तंभ है। तो इस तरीके से अगर स्तंभ बोले जाए तो इसमें इसको बोलेंगे C1। C1 का मतलब है पहला कॉलम, C2 का मतलब है दूसरा कॉलम और C3 का मतलब है तीसरा कॉलम। तो आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि इस अवयव के अंदर हमने 3 पंक्तियां और 3 कॉलम लिखे हैं, और पंक्तियों और कॉलम यानी कि स्तंभों, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो बताता है उसी को हम बोलते हैं उस अवयव का क्रम। यानी अवयव का जो क्रम है वो बताता क्या है कि किसी भी अवयव में पंक्ति की संख्या इंटू, इसको क्रॉस बोला जाता है, इंटू हालांकि नहीं बोला जाता, इसको क्रॉस बोलते हैं। पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, इसी को आप लोग बोलते हैं आर्डर यानी कि क्रम। ये है आर्डर। अगर इस अवयव का आर्डर पूछा जाए तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम यानी स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो अगर कहा जाए कि इस अवयव का क्रम कितना हुआ तो हम कहेंगे कि ये अवयव का क्रम जो है 3 क्रॉस 3 है या फिर 3/3 है, यह इस अवयव का क्रम हुआ। इसी तरह से कोई भी अवयव हो सकता है। जैसे देखिए अगर आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ है 3 2 1 5 2 3, अब इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ रो हैं। नंबर ऑफ रो अगर देखा जाए तो पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हुए 2। और नंबर ऑफ अगर कॉलम देखा जाए स्तंभों की संख्या, तो आप देख पाएंगे कि स्तंभों की संख्या ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो ये 3 स्तंभ हैं। यानी कि टोटल इसका जो आर्डर होगा वो 2 × 3 दैट इज 2/3 इसको बोला जाएगा, इंटू नहीं बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 जो रो है और कॉलम की संख्या 3 है। तो इस तरह से कोई भी अवयव दिया है आप उसके क्रम को बता सकते हैं कि ये किस आर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, मैट्रिक्स की और सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है कि अवयव का या मैट्रिक्स का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे समीकरण को हल करना है, 2 चर राशि का समीकरण आसानी से हल होता है, लेकिन 3 चर राशि का समीकरण हल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स का प्रयोग करके उसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने लिखा हुआ है कि 3 या 3 से अधिक जो चर राशियां हैं उनका अगर रैखिक समीकरण है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ एक कि अगर इस तरीके का समीकरण आपके पास है, जैसे x + 2y + 3z = 5, x - y + z = 2 एंड x + 2y - 6z = 8। अब देखिए ये 3 चर राशि में समीकरण है, एक x है चर, एक y है और एक z है। लेकिन अब इसको अगर हल करना है तो ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स की सहायता से ऐसे समीकरणों को हम काफी आसानी से हल कर लेते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए देखते हैं इसके और प्रॉपर्टीज को। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का या प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है उसको लिखा हुआ है कि यह जो है 2 ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, इस तरह का कोष्ठक आपके सामने रखा हुआ है। इस कोष्ठक के द्वारा ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोष्ठक के अंदर ही चीजें रखी जाती हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि एक ये प्रकार का कोष्ठक है जिसे आप लोग बड़ा कोष्ठक कहते हैं। इस बड़े कोष्ठक के अंदर अगर कोई चीज रिप्रेजेंट की गई है या कोई चीज लिखी गई है तो उसे हम अवयव की श्रेणी में रखेंगे। बड़ा कोष्ठक अगर है तो ये अवयव को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर यहीं पर आप समझते चलिए कि अगर इस तरीके के क्रम में रखा गया है, यानी 2 खड़ी लाइन के बीच, जिसको आप लोग मॉड बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं, उसके अंदर अगर चीजें रखी गई हैं तो ये जो है सारणिक को बताता है। यानी यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर अगर मान लेते हैं ABC है, PQR है, STU है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है या बता रहा है इसको बोलेंगे सारणिक। ये एक सारणिक को बता रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कोई चीज अगर रिप्रेजेंट की गई है तो वो अवयव होता है, न कि सारणिक होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम लोग अवयव और सारणिक को अलग अलग कंपेयर करके पढ़ेंगे
तब भी इन चीजों को ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि अवयव का निरूपण हमेशा और हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर इस तरीके से होता है और सारणिक इस तरीके से दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अवयव और सारणिक में। इसी कारण से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में भी अंतर आएगा, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स की। अभी अभी इसको हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स में रो क्या होगा, इसको हम लोग पंक्तियां बोलते हैं रो, और इस तरह से जो रहेगा इसको हम कॉलम बोलते हैं स्तंभ, और यही अवयव की पंक्तियां और स्तंभ कहे जाते हैं। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो पंक्तियों और स्तंभों का अंकन किस तरह से किया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह की पंक्ति है तो इसको R1, इसे R2 और इसे R3 कहेंगे, और इसी तरह ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ये है, और उसके अंदर नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसे निरूपित करना है और कैसे प्रदर्शित करना है उसे यहाँ अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद मैट्रिक्स का क्रम या आर्डर, अभी अभी जो हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं आर्डर या क्रम। देखिए यहाँ m क्रॉस n लिखा हुआ है, यानी कि किसी अगर मैट्रिक्स में उसमें नंबर ऑफ रो यानी नंबर ऑफ रो का मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या अगर 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है तो उसका जो आर्डर होगा 3/3। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो ये पहला नंबर होता है ये पहला पंक्ति ही होता है। पहला जो है ये पंक्ति ही बताएगा, प से पहला और पहला पंक्ति ही बताता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमेशा इसमें जो बताएगा वो स्तंभ बताएगा, ये स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में मान लेते हैं पंक्ति जो है 5/4 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम कहेंगे कि इसमें पंक्तियों की संख्या 5 है और स्तंभों की संख्या 4 के बराबर है या फिर 4 है। इसी तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका निरूपण होता है, जिसे हमने बताया ही है। अब आगे देखते हैं इसके और कोई प्रॉपर्टीज को। ये मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए, जैसे एक अवयव लिखा हुआ है AIJ, आई का मतलब और जे का मतलब समझिएगा इसको कैसे बोला जाता है या फिर लिखा कैसे जाता है। यहाँ पर अगर किसी मैट्रिक्स को ऐसे बस लिख दिया गया A, I और J, इसका ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स को अगर यहाँ पर मान लेते हैं 3/4 का लिखा हुआ है या फिर 3/4 का ही है, तो इसे अगर एक्सपेंड फॉर्म में या प्रसार करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसको अगर प्रसार करके लिखना है तो इसी मैट्रिक्स को A बराबर अगर लिखना है तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे और J दोनों को हम वेरी कराएंगे, और ये I जो है पहला है तो पहला ये पंक्ति को बताएगा और दूसरा जो है स्तंभ को बताएगा। तो पंक्ति कहाँ से कहाँ तक जाना है, पहली पंक्ति देखिए पंक्तियों की संख्या 3 तक जाना है और स्तंभ की संख्या 4 तक जाना है। तो इसमें इसको लिखेंगे तो A, अब यहाँ पर 1 और 1 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, और देखिए ये 4 तक पहुंच रहा है तो यहाँ पर A14 लिखा जाएगा। अब इसके बाद 4 ये पंक्तियां होगी, पहली 4 स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये रहा चौथा स्तंभ। इसके बाद अगर दूसरा लिखा जाएगा तो दूसरी पंक्ति अगर शुरू कर रहे हैं तो लिखेंगे A2 हुआ ये दूसरी पंक्ति का पहला तत्व या पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। इसी तरह से ये तीसरी पंक्ति होगी, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। ये आपका पूरा का पूरा बना मैट्रिक्स। जो इस छोटे से फॉर्म में लिखा हुआ था उसी को एक्सपेंड करके हमने लिख दिया है। तो इस तरह से देखिए कोई भी एलिमेंट लिखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है A32, ये बताएगा कि ये तीसरे रो का दूसरा कॉलम है। तीसरे रो का आप देख लीजिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट है। इस तरह से आपको भी इसको पढ़ सकते हैं।
या फिर इसको समझ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जब जब चीजें ऐसी आएंगे किसी अवयव को पता करना या निकालना तो हम इसको फिर से डिस्क्राइब भी करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर देखिए आपने मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने इसको अभी भी देखा कैसे पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी और यहाँ स्तंभों की संख्या को निरूपित किया गया है। इसके बाद आपके लिए एक एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन भी है। इसमें आप देख करके बताइए कि मैट्रिक्स में पंक्तियों की कितनी संख्या है। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा भी होगा, इसका आंसर भी दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, इसका ऑर्डर पूछा गया है। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं। अगर आप रो की संख्या देखेंगे तो नंबर ऑफ रो जो है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम या स्तंभों की संख्या 3 है। इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/3 का है। अब आगे आइए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और उन आव्यूह की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं। गुण के आधार पर आइए आव्यूह के प्रकार को देखते हैं। तो पहला इसमें आव्यूह आपको दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। आव्यूह का पहला प्रकार यहाँ पर हमने लिया हुआ है जिसे कहेंगे वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इसी तरीके से जो वर्ग आव्यूह होगा उसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर 3 स्तंभ है तो इसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। ये वर्ग आव्यूह का पहला गुण है। इसके बाद इसमें जितने भी अवयव होंगे उन अवयवों का निरूपण इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं किया गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमने एक आव्यूह को लिखा है। इस आव्यूह में देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है और ये तीसरी। तो ये 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ भी 3 ही है। तो इसका ऑर्डर जो होगा 3/3 होगा और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर वर्ग आव्यूह है। ये वर्ग आव्यूह का प्रकार है, इसको निरूपित करने का यह तरीका है। और वर्ग आव्यूह में हमेशा स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। ये पहला प्रकार है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने एक यहाँ एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। आप इसमें नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या देख भी सकते हैं और यहाँ बराबर भी है। इसके बाद दूसरा जो आव्यूह का प्रकार है वो आयताकार आव्यूह है। इस प्रकार का आयताकार आव्यूह ऐसा होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या के अगर बराबर नहीं है तो वो आयताकार आव्यूह कहलाएगा। यानी एक कोई भी नंबर जो है ज्यादा होगा, या तो पंक्ति की संख्या ज्यादा हो सकती है या फिर स्तंभ की संख्या ज्यादा हो सकती है, जबकि इक्वल दोनों नहीं होंगे। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होगी, दोनों में से कोई एक अधिक होगा और कोई एक कम होगा। इस तरीके का आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह के अलावा आयताकार आव्यूह या फिर इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आयताकार आव्यूह कहलाता है। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का है 3 4 5 6। अब अगर आप इसको देखें और इसका ऑर्डर लिखें तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रो या पंक्तियों की संख्या केवल और केवल 1 है, जबकि स्तंभों की संख्या आप देखिएगा 4 स्तंभ है। तो इसकी कोटि अगर कही जाए तो ये कोटि A 1/4 का होगा। और इस टाइप का मैट्रिक्स देखिए इसमें जो दोनों बराबर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये आयताकार आव्यूह है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम किसी आव्यूह को इस तरीके से लिखें 3 2 2 3 3 2। अब इसमें देखिए इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो रो यानी कि कॉलम की संख्या रो यानी कि जो पंक्तियां हैं पंक्तियों की संख्या आप ध्यान से देखिए, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो ये पंक्तियों की संख्या 3 है, जबकि स्तंभों की संख्या केवल और केवल 2 है। तो यह भी एक तरह से आयताकार आव्यूह
का उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला मैट्रिक्स का प्रकार हम देखेंगे। मैट्रिक्स का अगला जो प्रकार है, यहाँ पर उसकी संख्या को बताया गया आयताकार अवयव को। इसके बाद अब जो है अवयव में मुख्य विकर्ण क्या होता है, इसको यहाँ पर हमने बताया हुआ है। तो मुख्य विकर्ण देखिए, कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या 2 होती है। जैसे कोई भी अगर ये है स्क्वायर है तो इसमें मुख्य विकर्ण की संख्या तो 2 ही, लेकिन अगर किसी अवयव को अगर वर्ग अवयव में निरूपित किया जाता है तो वर्ग अवयव में भी 2 विकर्ण होंगे, लेकिन जो पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट को मिलाता है, पहला एलिमेंट यानी A11 को अगर ANN से मिलाए, लास्ट वाले से जो लाइन मिलाती है और उस पर जो भी एलिमेंट आएंगे वो डायगोनल या विकर्ण अवयव कहलाएंगे। और यह जो विकर्ण बनेगा इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं या फिर मेन डायगोनल बोला जाता है। इसे आप लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसे नोट कर लीजिएगा, ये होता है मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण पर जो भी अवयव होते हैं उन अवयवों को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट या फिर विकर्ण अवयव। इसको यहाँ पर जो भी अवयव आएंगे, एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर 3 4 2 2 3 4 5 3 8, ये आपका देख रहा है, ये वर्ग अवयव है। और मुख्य विकर्ण जब भी होगा केवल और केवल वर्ग अवयव में ही होगा। तो मुख्य विकर्ण देखना है तो हम पहले अवयव से अंतिम अवयव की ओर एक रेखा खींचेंगे और ये सीधी रेखा इस तरीके से है। इस विकर्ण को ही हम लोग बोलते हैं यह मुख्य विकर्ण है। ये मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उसे विकर्ण अवयव भी बोला जाता है। तो अगर इसमें विकर्ण अवयव पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो विकर्ण अवयव जो होंगे वो होंगे, पहला जो है 3 है, दूसरा है 4 और तीसरा एलिमेंट जो विकर्ण अवयव का है वो 8 है या 8 है। इस तरीके से हम विकर्ण अवयव और विकर्ण मुख्य विकर्ण को पहचान पाएंगे। इसके बाद आइए मुख्य विकर्ण के बाद मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव का ट्रेस क्या होता है। तो ट्रेस हालांकि आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। जो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कोई भी अवयव है, तो उस अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे एक अवयव यहाँ पर अगर हमने मान लिया 3 2 4 4 2 5 और 6 7 8, तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को अगर जोड़ दिया जाए, मुख्य विकर्ण ये है जिसमें जो अवयव है 3 है और 2 है और 8 है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव को जोड़ने पर जो क्वांटिटी मिलती है वही उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो यहाँ अगर ट्रेस की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स के लिए जो ट्रेस होगा वो होगा 8 और 2 10 और 3 13, यानी कि इस अवयव का अगर ट्रेस पूछा जाए तो वो 13 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आगे की कक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। अब आइए आगे देखते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे विकर्ण अवयव क्या होता है, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। विकर्ण अवयव ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए विकर्ण अवयव में हमने लिखा हुआ है कि यदि वर्ग अवयव का प्रत्येक अविकर्ण अवयव, अविकर्ण अवयव का मतलब जो विकर्ण पर नहीं है या विकर्ण को छोड़ करके प्रत्येक अवयव किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो या 0 हो, और उसके अलावा और सभी अवयव जो है डायगोनल वाला केवल वही नॉन जीरो हो या वह 0 नहीं होता है, तो इस तरह के जो अवयव होंगे उसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहां से पूरा अच्छी तरह से दिखेगा आपको इस तरीके से। तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमने लिया है, देखिए इसमें मुख्य विकर्ण अगर कहा जाए तो मुख्य विकर्ण आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो है वो इस तरीके से है 2 -1 और 1। इसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा आप सभी एलिमेंट देखिए 0 है,
तो इन सभी एलिमेंट के जीरो होने की वजह से यह अवयव जो है एक विकर्ण अवयव का उदाहरण है। तो विकर्ण अवयव में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल विकर्ण के अवयव बचेंगे, बाकी सारे के सारे अवयव के मान जो है वो जीरो रहेंगे या फिर वहां जीरो लिखा रहेगा। इस तरह का अवयव जो है विकर्ण अवयव कहलाएगा। इसके बाद विकर्ण अवयव को निरूपित करने का यह तरीका है। विकर्ण अवयव के बाद अगला अवयव का प्रकार है अदिश अवयव, जिसको आप लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यदि एक वर्ग अवयव या एक वर्ग मैट्रिक्स का प्रत्येक जो विकर्ण गैर विकर्ण जो है तत्व शून्य हो और केवल विकर्ण के सभी अदिश जो है और सभी विकर्ण तत्व एक अदिश के बराबर हो, तो यह मैट्रिक्स जो है आपका अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। अदिश मैट्रिक्स में आप यही समझ लीजिए जो डायगोनल एलिमेंट है उस डायगोनल एलिमेंट में कोई ना कोई एक तत्व रहेगा और वो सभी बराबर होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और बाकी इसके सभी 0 हैं, तो इस तरह का जो अवयव होगा उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। अदिश अवयव की विशेषता ये है कि डायगोनल एलिमेंट में कोई कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट या फिर जो नियतांक होगा वो सभी में बराबर होगा। अगर यहाँ 2 है, 3 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इसी तरह का ऑर्डर रहेगा। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी 0 होना भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स जो होगा उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश अवयव कहते हैं। अगला देखिए मैट्रिक्स है इकाई अवयव या फिर इकाई मैट्रिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका नाम इकाई अवयव क्यों है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यदि कोई अवयव इस प्रकार का है कि उसके केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट या फिर जिसको आप लोग मुख्य विकर्ण के तत्व कहते हैं वो केवल और केवल 1 हो और उसके अलावा बाकी सभी शून्य हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो इस प्रकार के अवयव जो है आपके इस प्रकार के अवयव और इस प्रकार के अवयव से बनी जो अवयव है उसे हम लोग विकर्ण अवयव या फिर विकर्ण अवयव इकाई अवयव उसे हम लोग इकाई अवयव कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये है कि आप केवल और केवल मुख्य विकर्ण अवयव जो है उसी पर 1 1 1 लिखेंगे, बाकी सभी को 0 लिखेंगे। जैसे 1 0 0 0। अब यहाँ पर 0 होगा, मुख्य विकर्ण अवयव को 1 रखना है। 0 0 0 0, यहाँ पर 1 0, फिर 0 0 0 और ये 1। इस तरीके का आपका देखिए ये अगर ऑर्डर पूछा जाए तो नंबर ऑफ रो भी 4 है तो 4/4 का ये मैट्रिक्स बनेगा और ये 4/4 का इकाई सदिश है, इकाई अवयव है। इसे प्रदर्शित हम लोग आई से करते हैं। आई कैपिटल आई जो है ये बताएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और अगर यहाँ n/n केवल लिखा है, हालांकि यहाँ पर केवल n लिखा रहता है, n से ही लोग समझ जाते हैं, हम समझेंगे कि ये ऑर्डर इसका n है, यानी नंबर ऑफ रो भी n होगा और कॉलम भी n होगा। इसमें अलग करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इकाई अवयव हमेशा और हमेशा वर्गावयव ही होगा। तो इसमें वर्गावयव में हमने बताया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे, इसलिए इसे इस तरीके से लिखा जाता है। और इकाई अवयव की एक विशेषता ये है, जब हम लोग आगे आएंगे पढ़ेंगे अवयव का गुणनफल यानी 2 अवयव का गुणा करना, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कोई भी संख्या है इसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा वही संख्या आती है। इसी तरीके से अगर कोई अवयव है और उस अवयव में आप गुणा करेंगे इकाई अवयव का तो हमेशा और हमेशा वही अवयव मिलेगा। इस चीज को आपको अच्छे से जब हम लोग मैट्रिक्स का या फिर अवयव का गुणा पढ़ेंगे, गुणनफल करेंगे, वहां पर आपको समझाया जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब इसके आगे मैट्रिक्स की और भी सारी विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव या शून्य अवयव। हालांकि यहाँ पर रिक्त नहीं होना चाहिए, केवल 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई ऐसा अवयव, कोई भी ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव अगर शून्य है, 0 है, तो वो आपका शून्य अवयव कहलाएगा। उसके अलावा कोई भी अवयव 0 के अलावा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 0 0 0 0, इसका क्रम देखिए तो ये 2 का है
और यहाँ पर 0 0 और 0 0 लिखा हुआ है, इसमें भी सभी के सभी अवयव जो है शून्य ही है, तो उसे शून्य अवयव कहेंगे। हाँ, एक सवाल ये आता है कि हमने अभी भी कहा कि इसको रिक्त समुच्चय नहीं कहना चाहिए या फिर रिक्त अवयव नहीं कहना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर रिक्त अवयव है तो उसमें जैसे आप जानते होंगे रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, एक भी अवयव नहीं होता है। इसी तरह से अगर इसको रिक्त अवयव कहेंगे तो इसमें एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। जबकि आप अगर अवयव की बात करें तो इसमें देखिए 4 अवयव हैं, 1 2 3 और 4। इसमें कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये भले शून्य है लेकिन यहाँ पर ये अवयव ही कहे जाएंगे, जबकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पर रिक्त अवयव आप इसको मत कहिएगा, इसे हमेशा और हमेशा शून्य अवयव ही कहिएगा। आगे देखिए, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए ये पंक्ति मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है। तो पंक्ति मैट्रिक्स क्या होगा? यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल और केवल एक रो ही हो, जिसमें केवल और केवल एक रो हो, उसी रो को मैट्रिक्स के रूप में लिखा हुआ हो, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ये रो मैट्रिक्स है, यहाँ पर केवल एक ही रो के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रो मैट्रिक्स है। हालांकि अगर देखें इसका और फॉर्म, इसके अनदर फॉर्म को अगर देखा जाए तो रो मैट्रिक्स के अलावा भी और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसको हम लोग, हो सकता है यहाँ पर स्लाइड एंड हो गया है तो आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है, आपको रो मैट्रिक्स अगर देखना है 3 5 6 8, ये एक रो के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर इस तरीके का मैट्रिक्स है, अगर 8 9 2, ये मैट्रिक्स अगर कोई है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, ये आप देखिए स्तंभ के रूप में है तो इसको बोलेंगे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, और इसको हिंदी में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और इसको आप लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव, ये तो हो गया स्तंभ अवयव, और इसे बोलेंगे पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव, इस तरह का है पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। ठीक है, आगे अभी जो हमारे समझ में आ रहा है, जितना हम यहाँ पर कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा एक और चीज लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे देखिए मैट्रिक्स की कुछ और विशेषताओं के आधार पर और भी प्रकार होते हैं, उसमें हम लोग एक एक करके भी चर्चा करते हैं। तो पहला एक है, जैसे हमने बताया आपको कि एक वर्ग अवयव होता है, तो एक सममित अवयव होगा, सममित अवयव। ये सममित अवयव क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाम है सममित अवयव। इस सममित अवयव की क्या विशेषता होती है या फिर सममित अवयव किसे कहते हैं? तो देखिए यदि कोई ऐसा अवयव है 1 2 2 और ये 1, ये अवयव है। अगर इस अवयव में हम स्तंभ को, जो ये स्तंभ है उसको पंक्ति बना दें और पंक्ति को स्तंभ बना दें, यानी एक दूसरे को बदल दें, पंक्ति को किस में बदल दें? पंक्ति का परिवर्तन कर दें हम स्तंभ में, और स्तंभ को बदल दें पंक्ति में, एक दूसरे में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 है तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ 2 है तो उसको यहाँ लिखा, फिर 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ लिखा। अब इसको बदलने के बाद आप फिर से देख रहे हो कि वही का वही अवयव मिल रहा है, इस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं है, जो ये अवयव था वही अवयव ये भी है। तो इस तरह का अगर अवयव है तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे हटाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए 1 3 5 3 2 7 7 सॉरी 5, यहाँ पर 5 7 3,
इस अवयव को अगर देखा जाए तो इस 3/3 का अवयव है, इसका जो ऑर्डर होगा 3x3 है, लेकिन अब इसको हम लोग एक दूसरे में बदलेंगे, यानी कि पंक्ति जो है पंक्ति को बदलेंगे स्तंभ में और स्तंभ को बदलेंगे पंक्ति में, इस तरह से लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं बदल करके क्या हमें मिलता है। तो ये लिखा है 1 3 5। अब हम इस तरीके से लिखेंगे, ये कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग बदल दे रहे हैं किसमें, रो में या कि पंक्ति में। तो ये कॉलम जो है, एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर अब जितने भी मैट्रिक्स हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पंक्ति और स्तंभ कहना थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जब भी अब बोलेंगे हम लोग पंक्ति को हमेशा रो बोलेंगे और स्तंभ को हमेशा और हमेशा कॉलम बोलेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो आइए देखिए, पहला कॉलम है, इसको रो बनाना है, तो 1, फिर हमने लिखा 3 और यहाँ लिखा 5। इसके बाद दूसरा कॉलम है तो 3 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। फिर इसके बाद है 5 5 7 है और 3 है। इसको हमने बदल तो लिया, लेकिन आप देख रहे हो इसके शेप और साइज में वही फिर वही मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो इस प्रकार अगर ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि पंक्ति को स्तंभ या रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं सममित अवयव। इसको लिखने का तरीका ये होता है, कोई भी अवयव ए है, इसका डैश का मतलब होता है कि हमने रो को पंक्ति और पंक्ति को रो में बदल दिया। इसको आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे और इसको परिवर्त बोला जाता है, अवयव का परिवर्त बोलेंगे। परिवर्त करने का मतलब ही है कि रो को या कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो अगर ए डैश ए के बराबर हो जाता है तो इसे हम हमेशा बोलेंगे कि जो ये अवयव है ये सममित अवयव है। इस प्रकार के अवयव सममित अवयव कहलाते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका प्रकार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस क्लास को आज तक के लिए बस इतना ही करेंगे। बस इसका एक और प्रकार देखिए, तो इसमें एक और जो टाइप आता है, अभी आपने देखा सममित अवयव, सममित अवयव से अलावा एक होता है विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव क्या होगा, देखिए, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव इसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कोई अवयव है और उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज किए और उसके बाद उसमें माइनस कॉमन लिए, तब उसके बाद वही मैट्रिक्स मिला, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे विषम सममित अवयव। यानी अगर कोई अवयव ए है, इसका हमने परिवर्त किया, उसके बाद उसमें से माइनस कॉमन लिया और फिर वही अवयव आया, तो इस तरह अगर कंडीशन मिल रहा है, इस तरह की शर्त को कोई अवयव पूरा करता है, तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक अवयव ए बराबर इस तरीके का है, इस तरीके का है, 2 है, -3 है, 3 है और 3 है और यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। इस अवयव को देखिए, अब इस अवयव को हम करते क्या है कि इसको यहाँ पर 0 0 कर लीजिए। ये जो एलिमेंट है दोनों, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया, -3 लिखा, 3 लिखा, 0। अब इसको अगर हम परिवर्त करते हैं तो ए डैश लिखेंगे और परिवर्त करने के बाद देखिए ये आपका कॉलम है, इस कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे तो ये 0 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ और फिर इसको चेंज करेंगे तो -3 हुआ और यहाँ पर 0 हुआ। अब इसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स, अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ये तो 0 ही हुआ, यहाँ -3 हो गया, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 0 हो गया। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है, आपको जो इस तरीके का मैट्रिक्स दिख रहा है, ये कोई और मैट्रिक्स नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे वो मैट्रिक्स ए ही है, पहली ही मैट्रिक्स जो हमने लिया हुआ था। यानी फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि ए डैश बराबर -a है। इस तरह का अगर अवयव है तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव। सममित अवयव में तो ए डैश बराबर ए होता है, बट विषम सममित अवयव में ए डैश बराबर -a होता है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई और अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं यहां से। एक कोई और विषम सममित अवयव आप खुद से चेक करिएगा
कि इसमें से कौन सममित है और कौन सा विषम सममित है। देखिए एक मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपको इस कलर में हम लिखेंगे। देखिए 0 3 5, इसके बाद -3 0 4, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं -5 -4 0। अब बताइएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। आप इसको ट्रांसपोज करके बदल करके चेक करिएगा ये सममित है या विषम सममित। एक दूसरा हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं B, इसको भी आप बताइएगा 1 2 4 2 3 5 4 5 9। इन दोनों मैट्रिक्स को आप छांट करके या फिर इनकी पहचान करके बताइएगा कि ये सममित है, ये सममित है या फिर विषम सममित है, सममित है या फिर विषम सममित की श्रेणी में है, विषम सममित, विषम सममित की श्रेणी में है। आप इसके प्रकार को हमें अपने से करके बताइएगा। आज के लिए हम लोग लेक्चर को यही तक समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अलावा मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, उनका आपस में गुणा कैसे किया जाता है, इन सारी संक्रियाओं को, सारे ऑपरेशन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इन अवयव की प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को अच्छे तरीके से जान सकते हैं और उनमें जो भी समस्याएं आएंगी उससे हम निजात पा सकते हैं। तो आपसे हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। कहीं भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कोई भी सजेशन देना है, सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को भी रख सकते हैं, जिससे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अंत में पूरी टीम की तरफ से मैं आपको सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।